दोस्तों से पहले वाला पार्ट मैंने डाला था आर्नोल्ड के न्यूट्रिशन का, अब ये वाला पार्ट आ रहा है उनकी कॉन्टेस्ट प्रेप के ऊपर और उनके ऑफ सीजन के ऊपर। तो आर्नोल्ड क्या खाते थे कॉन्टेस्ट प्रेप में? देखो, कॉन्टेस्ट प्रेप एक वो टाइम होता है जिसमें कि लो कैलोरीज पर रहते हो आप और शेप में आने की कोशिश करते हो, और ये कोशिश करने का तरीका बदलता चला गया आर्नोल्ड के समय से आज के समय तक। तो कंपैरिजन पे हम करेंगे आज के बॉडी बिल्डर्स का दोबारा आर्नोल्ड से। तो आर्नोल्ड कैलोरीज कम करने के लिए बेसिकली खाने का अमाउंट ही कम कर दिया करते थे। जैसे कि वो अभी भी खा तो बीफ रहे हैं, बीफ पैटीज चल रही हैं, लेकिन कम खा रहे हैं। इसी तरीके से चीज दबा करके खा रहे थे, अब कम खा रहे हैं। वहीं आज एथलीट्स कैलोरीज को कम कैसे करते हैं? वो बहुत सारी चीजें एलिमिनेट करते रहते हैं टाइम के साथ साथ, और धीरे धीरे करके वो एलिमिनेशन बढ़ता चला जाता है। तो नॉर्मली एथलीट्स कार्बोहाइड्रेट्स को कम करते चले जाते हैं जैसे जैसे प्रेप आगे जाती है। मान लो वो सॉस खा रहे हैं किसी भी अपने मील के साथ में, तो एक्स्ट्रा सॉस को कम कर देंगे। होल एग्स पहले ज़्यादा खा रहे थे तो अब एग वाइट्स खाने लग जाएंगे, तो वही है फैट को एलिमिनेट करना शुरू कर देंगे। ठीक इसी तरीके से अगर चिकन एंड राइस खा रहे हैं तो ऑफ सीजन में भी वही खा रहे हैं, लेकिन ऑन सीजन में राइस का अमाउंट कम कर देंगे। इधर उधर से अगर शुगर एक्स्ट्रा ले रहे हैं उन चीज़ों को कट करना शुरू कर देंगे, और बाद में वो एलिमिनेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो प्रोसीजर ऑलमोस्ट वही है। कैलोरीज तो आपको कम करनी पड़ेगी, चाहे आर्नोल्ड को कम करनी पड़े या आज के किसी बॉडी बिल्डर को। अब कॉन्टेस्ट प्रेप के बीच में हम लोग देखते हैं चीट मील्स एथलीट बहुत करते हैं। तो आर्नोल्ड किस तरीके से करते थे? वो और फ्रैंको पाइज खाने चले जाते थे रेस्टोरेंट में शो से पहले, 1 हफ्ते 2 हफ्ते पहले, और चीट डे मनाते थे। दोनों के दोनों चेरी पाई खा रहे हैं या फिर किसी भी तरीके का चीट मील ले रहे हैं, पर उनका पर्पस तो यह है कि भाई हमें कैलोरिक डेंस फूड चाहिए अपनी डाइटिंग के बीच में। और चीट का फायदा ये मिलेगा कि एकदम से आपका मेटाबॉलिज्म दोबारा घूमना शुरू हो जाएगा। आपकी बॉडी में जो इंजन है जो फैट को बर्न कर रहा है वो वापस से एक बार स्टार्ट हो जाएगा। तो चीट मील्स का पर्पस यही है, बीच में एकदम से झटका दे देता है वो बॉडी को और रेगुलेट करता है आपके फैट लॉस के प्रोसेस को, बनाए रखता है, जारी करे रखता है। तो ये तो थी आर्नोल्ड की बात। लेकिन वहीं आज के बॉडी बिल्डर्स उतना ज्यादा फ्रीक्वेंटली चीट मील्स नहीं ले रहे हैं, क्योंकि उनके कोचेज उनको उतना ज्यादा चीट मील्स ना देकर के बल्कि एक पूरे टाइम क्लीन डाइट पर, क्लीन कैलोरीज पर रख रहे हैं, और वो डाइट कॉन्स्टेंटली एक जैसी चलती जा रही है धीरे धीरे करके और ज्यादा एलिमिनेशन की ओर। और वो एक सही चीज भी है, बिकॉज चीट के बाद यही होता है कि एकदम से एनर्जी ऊपर जाती है, फिर वापस से अपनी लो कैलोरिक डाइट पे आते हो, एनर्जी फिर लो हो जाती है। वहीं बिना चीट के आपके अंदर कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है उस चीट डे की। तो सबका अपना अपना एक मेंटेलिटी होती है। पर्सनली मैं चीट मील्स को उतना ज्यादा नहीं रखता एक प्रेफरेंस में, और क्लीन रहना हर वक्त वही एक ज्यादा बेहतर चीज है अगर आप डाइट डाउन कर रहे हो तो। और आज इस तरीके से रहता है। बाकी यहाँ कार्ब साइकिलिंग भी करवाते हैं कोचेज, इवन चीट मील्स भी करवाते हैं कोचेज। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उसको एलिमिनेट कर दिया है। तो हर एक कोच का ना अपना एक अलग फंडा होता है। अब यहाँ पर आर्नोल्ड ने क्या बताया था कि ओलंपिया 1970 से 3 दिन पहले वो चीट मील करने चले गए थे हाउस ऑफ पाइस खाने फ्रैंको के साथ में। अब उसको भी उन्होंने उस वक्त पे चीट मील बोला। आज के टाइम पे इसको अगर हम 3 दिन पहले ओलंपिया से किसी शो से पहले कर रहे हैं तो उसको हम कार्ब लोडिंग का एक हिस्सा बोलेंगे, पीक वीक का एक हिस्सा बोलेंगे। तो अब ज्यादा अप्रोप्रिएट एक टेक्निकल नाम हमने उस चीज को दे दिया है। अब कार्ब लोडिंग में हम करते क्या है? बेसिकली ग्लाइकोजन रिप्लेनिशमेंट का एक ये प्रोसीजर है। अपनी मसल्स में आप ग्लाइकोजन डाल रहे हो ताकि मसल्स और फुल लगे, हार्ड लगे, और अलग अलग किस्म के कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स का आज इस्तेमाल किया जाता है। तो पीक वीक की बात कर लेते हैं। आज एथलीट्स पीक वीक के दौरान क्रीम ऑफ राइस खा लेते हैं, फॉर एग्जांपल वाइट राइस, या फिर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स भी ले लेते हैं, बट ज़्यादा करके चीट मील्स आज भी यूज़ होते हैं। बर्गर्स, वाइट सॉसेज, या फिर जो चीज़ उनको मज़ा आता है, पिज़्ज़ा, मैकडोनल्ड्स का कोई भी प्रोडक्ट। तो इस तरीके से ये लोग अपने आप को फुल कर लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, सोडियम, ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं मील्स में। और इस खाने को खा लेने से आपको अपनी मसल्स में एक हार्डनेस मिलती है, आपके शोल्डर्स में फाइबर्स आते हैं, आपकी चेस्ट में फाइबर्स आते हैं जब आप मोस्ट मस्कुलर करते हो, और बॉडी हो जाती है एकदम रेडी स्टेज पर चढ़ने के लिए। लेकिन आज आप एक चीज़ नोटिस करोगे, इतनी भर के नॉलेज होने के बाद भी एथलीट्स के पास में और उनके कोचेस के पास में एथलीट्स फिर भी स्टेज पर कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा देखो, यहाँ पर टॉप एथलीट्स को भी अगर आप उठा लोगे ना, जैसे बिग रैमी, ब्रेंडन करी, ये लोग मिस्टर ओलंपिया रह चुके हैं, पर ये लोग आपको कभी गारंटी नहीं दे सकते हर बार बेस्ट आने की, बेस्ट पीक हार्ड होकर स्टेज पर आने की। आज ज्यादातर एथलीट्स पीक नहीं कर पाते। कंपेयर कर लूं इनको अगर मैं आर्नोल्ड से या फिर ओल्ड स्कूल के किसी और एथलीट से, ये लोग हर बार अपनी जो भी स्ट्रेटेजी अपनाते थे ना, हमेशा बढ़िया ही आते थे। आर्नोल्ड को कभी आपने सुना है कि 1970 में तो बहुत अच्छा आ गए, लेकिन 1971, 72, 73, 74, 75 में कभी खराब आए हो? वो अपने प्रोसीजर को लेकर के इतना कॉन्फिडेंट थे, उनको पता था कि किस तरीके से कॉन्टेस्ट शेप में आना है। वो उन चीज़ों पर ना मास्टरी कर चुके थे, उस प्रोसीजर, उस टेक्निक में, जो आज भी हमारे एथलीट्स नहीं कर पाए। ब्रेंडन करी से आप पूछो कि क्यों आप खराब आ रहे हो इतने एक्सपीरियंस बॉडी बिल्डर होने के बाद भी, आर्नोल्ड में आपकी इतनी खराब फिजिक क्यों थी, या मिस्टर ओलंपिया में क्यों थी, वो बता नहीं पाएंगे।
बिग रैमी बता नहीं पाएंगे, क्योंकि वो अपनी बॉडी को ही आज तक समझ नहीं पा रहे हैं, जबकि वो मिस्टर ओलंपिया है। यहाँ पर मैं कोई किसी की बेइज्जती नहीं करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ एक कॉन्फिडेंस की कितनी भारी कमी है जब ये एथलीट्स जवाब भी नहीं दे पाते हैं अपने फेलियर का। और वहीं आर्नोल्ड कभी ऐसा आपको नहीं दिखेंगे कि ये बोल दे कि पिछले साल मेरे से ये गलती हुई थी तो मैं इस साल कुछ बेहतर करके आऊँगा, या इस साल मैं कुछ नई ट्रिक्स अपना रहा हूँ। वो जो भी कर रहे थे ना, वो बेस्ट कर रहे थे पिछले साल भी और उसके अगले साल भी और लगातार आने वाले 6-7 सालों तक, और मोटिवेट कर रहे थे बाकी दूसरे बॉडी बिल्डर्स को अपनी टेक्निक से। तो कॉन्फिडेंस देख रहे हो, और इस कॉन्फिडेंस के पीछे एक वजह भी है, ऐसे ही ये कॉन्फिडेंस नहीं आ गया। सबसे पहली वजह, उनको पता है कि चीज़ों को करा किस तरह जाता है। एग्जाम्पल देता हूँ, आर्नोल्ड को जब लगता था ना कि मैं इस हफ्ते ज़्यादा अच्छा नहीं दिख रहा हूँ, मेरी डाइटिंग जो है वो स्लो जा रही है और मैं उतना तेज श्रेड नहीं कर पा रहा हूँ जितना मुझे होना चाहिए, तो फोटोज़ खिंचवाते थे फ्रैंको कोलंबो से, उनको उनके फोटोग्राफर भी थे, और आर्नोल्ड भी अपनी फोटोज़ देखते थे। उनको पता लगता था कि इस बार मुझे और थोड़ी सी ज़्यादा कार्ब्स अपने ड्रॉप करने की ज़रूरत है, या फैट्स को लो करने की ज़रूरत है, ताकि मैं और ज़्यादा श्रेड दिखूँ। खुद से वो एडजस्टमेंट करते थे अपने प्रोटोकॉल्स में, चाहे डाइट के हो चाहे ट्रेनिंग के हो। पिछले साल की अपनी फिजिक से इस साल की फिजिक को भी वो कंपेयर करते थे। अब ऐसा नहीं है कि ये आज नहीं करते बॉडी बिल्डर्स, उनके पास भी डाटा रहता है और बहुत अच्छे से रहता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आज इस चीज़ का इंचार्ज उनके कोचेज़ हैं। वो डिसाइड कर रहे हैं कि एक लुक किस तरीके की चाहिए एक बॉडी बिल्डर को, और इस बार कोच ये कहता है कि चलो फुलनेस पे काम करते हैं, और उसने उस किस्म की श्रेडिंग नहीं करवाई अपने एथलीट को, और इस बार इस फुल होने के चक्कर में उसका एथलीट आ गया ऑफ। जैसे ब्रेंडन करी के साथ हम होते हुए देखते हैं। अब अगले साल उसने कहा चलो इस बार श्रेडिंग का गेम हम लोग खेलते हैं, इस बार एथलीट इतना ज़्यादा श्रेड हो गया कि वो फ्लैट ही आ गया, मसल में वो पॉप ही नहीं कर पा रही हैं, जैसे कि ब्रेंडन करी के साथ ही फिर हुआ था आर्नोल्ड में पिछली बार। तो कोच डिसाइड कर रहा है और जो वो प्लान बना रहा है उस वजह से एथलीट हर बार इनकंसिस्टेंटली अलग अलग किस्म का दिख रहा है। हाल ही में विलियम बोनेक ने यह बताया कि 2022 के ओलंपिया से वो 3 हफ्ते पहले बहुत अच्छे दिख रहे थे और लाइफ की बेस्ट शेप में दिख रहे थे, लेकिन उन्होंने क्या करा, एक्स्ट्रा डाइटिंग कर ली, मतलब इतनी एक्स्ट्रा कि मसल ही लूज कर दी, और ये सब हुआ चैड निकोल्स की निगरानी में, और उस वजह से विलियम बोनेक वर्स दिख गए। मतलब एक बॉडी बिल्डर ये कह रहा है कि मैं बेस्ट दिख रहा हूँ अपनी कॉन्टेस्ट प्रेप में, लेकिन कॉन्टेस्ट में वो वर्स दिख रहा है। अब बताओ, एक ऐसे बॉडी बिल्डर जो विलियम बोनेक जैसा एथलीट है, जो हमेशा ही कंसिस्टेंसी के लिए जाना जाता है, वो भी अब इस चीज़ में मात खा रहा है। खैर एक आध बार चलता है, बहुत बड़ा बहुत ही, वो तो मैं कहूँगा कि एक एक्सपीरियंस एथलीट है, लेकिन मैं यहाँ पर ऐसे बहुत सारे आपको और भी एग्जांपल्स दे करके यही समझाना चाह रहा हूँ कि एक जो सेल्फ अवेयरनेस, अपनी बॉडी को समझने की समझ आज एथलीट्स में घटती जा रही है। वो पहले बहुत हाई थी आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर में और गोल्डन एरा के किसी और बॉडी बिल्डर में, और ये जो इनकंसिस्टेंटली परफॉर्म करने का डर है ना आज बॉडी बिल्डर्स में, उस चीज़ को वो भली भांति समझते हैं, और इस चीज़ से एक क्योट को जन्म मिलता है। बहुत फेमस लाइन आज चल रही है कि डोंट फिक्स इट अंटिल इट्स ब्रोक, यानी कि कोई चीज़ अगर सही चल रही है तो उसको चलने दो, उसको खामा उसकी छेड़खानी मत करो। जब आप ज़बरदस्ती कुछ नया करने की कोशिश करते हो ना, बहुत अच्छी चीज़ है, उसी से एक इम्प्रूवमेंट आते हैं, उसी से एक नया ट्रांजिशन आता है, एक नया दौर भी शुरू हो जाता है, लेकिन कंडीशनिंग के मामले में ज़्यादा गड़बड़ी करना बहुत ख़राब होता है, और ऐसी चीज़ों में तो रिस्क बड़े से बड़े एथलीट्स ने भी नहीं लिया। डोरियन येट्स भी कभी कंडीशनिंग से छेड़खानी नहीं करते थे, जबकि वो पूरे साल ग्रो होने के मामले में सबसे ज़्यादा आगे अपने आप को पुश करते थे, लेकिन जब कंडीशनिंग की बारी आती थी, जब डाइट डाउन करना हो, तो उनके कुछ फिक्स प्रोटोकॉल्स थे। आज एथलीट्स मात खा रहे हैं उसमें। आर्नोल्ड के भी इसीलिए फिक्स प्रोटोकॉल्स थे, तो ये मैंने पॉइंट रखा। आप देखो दोस्तों, आर्नोल्ड के टाइम पे जब वो कॉन्टेस्ट खेलने के लिए तैयार होते थे, तो उनके दिमाग में हमेशा ये चीज़ होती थी कि मैं एक मिस्टर ओलंपिया हूँ, और मिस्टर ओलंपिया की ट्रेनिंग कैसी होती है, डाइटिंग कैसी होती है, वो मुझे पता है, बल्कि मेरे से तो दुनिया सीख रही है, और वो जानते थे इस बात को। ये बात भी उनको मालूम होती थी कि मुझे खुद को पुश कितना ज़्यादा करना है। वहीं आज ये माइंडसेट एक कोच देता है अपने एथलीट को। एग्जाम्पल देके बताता हूँ, बिग रैमी 2020 में बार बार घर जाने के लिए तैयार हो रहे थे, क्योंकि उनसे उतना पुश ही नहीं हो रहा था, उनको मालूम ही नहीं था कि मिस्टर ओलंपिया की ट्रेनिंग क्या होती है। आज कोच को बताना पड़ रहा है एथलीट को, देखो इस तरीके से मिस्टर ओलंपिया ट्रेन करता है, इस तरीके से वो डाइट करता है। और जब वो मिस्टर ओलंपिया बन गए उस ट्रेनिंग को करके, तो अगले साल फिर उन्होंने खुद को उतना पुश नहीं किया। ये बात तो बिग रैमी ने ही बताई है, सिर्फ 3 महीने 4 महीने ट्रेनिंग करी थी। और पहले क्या होता था, वहीं पहले एथलीट्स के अंदर से खुद से मोटिवेशन आती थी, उनके पास पुश करने के लिए कोई नहीं होता था, उनके ट्रेनिंग पार्टनर्स होते थे। आर्नोल्ड को फ्रैंको पुश करते थे और फ्रैंको को आर्नोल्ड। तो कुल मिला के वो लोग सेल्फ अवेयर बहुत ज़्यादा होते थे, और इसीलिए उनमें कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा दिखता था, वो उनकी पर्सनैलिटी में झलकता था, माइंड गेम्स खेलना भी उनको आता था। अब एक और बड़ा फ़र्क आर्नोल्ड के कॉन्टेस्ट रेडी होने के प्रोसीजर में और आज के बॉडी बिल्डर के प्रोसीजर में। आर्नोल्ड 1 हफ्ते पहले तैयार हो जाते थे,
तैयार मतलब बिल्कुल उस वजन पे आ जाते थे जिसपे कि उनको ओलंपिया खेलना होता है, बिल्कुल उस तरीके से दिखते थे जिस तरीके से उनको स्टेज पे दिखना होता है। तो वो अपनी एक डेमो लुक बना लिया करते थे एक हफ्ते पहले ही कॉन्टेस्ट से, और उसके बाद लगातार ट्रेनिंग करते रहते थे, पोजिंग बहुत हार्ड करते रहते थे, एक लो कार्ब डाइट पर बने रहते थे श्वार्ज़नेगर, और फिर एकदम से कार्ब लोड करते थे, और वही चीट मील वगैरह का जो मैंने आपको एग्जांपल दिया वो सब करके वो एक हार्ड और ड्राई लुक अचीव करते थे। और फिर अगर उसमें कोई बदलाव करने होते थे तो वो करते थे, जैसे वाटर मैनिपुलेशन, सॉल्ट मैनिपुलेशन। तो वो चीज़ें तो तब भी ऐसी थी, आज भी वैसी है। डायरेटिक्स उस ज़माने में कोई ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होते थे, ना के बराबर ही समझ लो, ये तो 90s में शुरू हुए थे। तो कहने का मतलब ये है कि आर्नोल्ड खुद को रेडी कर लिया करते थे कॉन्टेस्ट से एक हफ्ते पहले ही। इसको अगर मैं कंपेयर करूं तो आज का सिनेरियो कुछ ऐसा बैठेगा कि एक बॉडी बिल्डर ने मान लो कोई कॉन्टेस्ट खेला, उसमें वो अच्छा नहीं आया, और फिर एक हफ्ते बाद वाले कॉन्टेस्ट में वो बहुत अच्छा आ गया, क्योंकि पहले वाले कॉन्टेस्ट से की हुई गलतियों से उसने सीख लिया और वही मैनिपुलेशंस इस बार अलग तरीके से थोड़े करे। ऐसा कितनी बार हमने देखा है। 2018 आर्नोल्ड क्लासिक, रोली विंकलर बहुत अच्छे नहीं दिखे थे, लेकिन वहीं 2 हफ्ते बाद वाले आर्नोल्ड क्लासिक ऑस्ट्रेलिया में वो बेस्ट एवर दिख गए थे और सबको हरा दिया था जिनसे वो हार के आ रहे थे अभी तक। तो एक बहुत बड़ा फर्क दिखा। तो अब बॉडी बिल्डर ने कॉन्टेस्ट खेलते हुए ये सीखा, वहीं पहले एथलीट्स एक डेमो लुक बना करके वो सीख लिया करते थे। येट्स का भी यही प्रिंसिपल था। डोरियन भी 3 हफ्ते पहले ही तैयार हो जाते थे, बिल्कुल शेप रेडी, और उसके बाद में दोबारा से उसी लुक को उनको रिपीट करना होता था ओलंपिया के लिए। तो ये सारी वो चीज़ें थी जो आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर हटके करते थे आज के एथलीट्स से। और ये मैं थोड़ा डाइट से अलग ले गया वीडियो को, लेकिन जहाँ तक है ये पॉइंट्स जान के भी आपको थोड़ा कुछ कंपैरिजन एक समझ में और अच्छे से आया होगा। इसके बाद में बात आती है कैलोरीज को काउंट करने की। अब देखो, कैलोरीज काउंटिंग एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हो सकता है आप लोगों के दिमाग में आया हो, क्योंकि यार हम डाइट के ऊपर बात कर रहे हैं और कैलोरीज काउंट तो करनी बनती है ऐसे में, तभी आप डाइटिंग कर पाओगे। गलत। ये फंडा उन लोगों पे चलता है जो अभी नया नया आए हैं बॉडी बिल्डिंग में, चाहे कंपीट भी ना कर रहे हो। मान लो कोई जिम जाने वाला जस्ट रेगुलर एक पर्सन है, वो भी बहुत कैलोरीज कॉन्शियस होता है, अपने हाथ में एक फिटनेस बैंड बांध के चलता है या फिर अपने स्मार्ट वॉच से उसको ट्रैक करता रहता है कैलोरीज को। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब आप आगे आगे बढ़ते रहते हो ना अपनी फिटनेस जर्नी में, तो आपको और ज्यादा समझ आता है कि इन चीजों की उतनी जरूरत नहीं है, और फिर समझ आता है कि इन चीजों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और पहले के जमाने में कौन सा कोई स्मार्ट वॉच वैसे भी होती थी। तो आज की अगर बात करूं, कोई अगर मंझा हुआ एथलीट होगा ना, या कोई नॉर्मल एथलीट भी होगा, उसको जरूरत ही नहीं है कैलोरीज ट्रैक करने की, उसको जरूरत है फूड नाप के खाने की, और वो चीज हमेशा से करते आ रहा है, और उसी से उसको अंदाजा होता है कि वो कितनी कैलोरीज पर है। आर्नोल्ड भी ऐसे ही करते थे, अपना फूड वो भी नाप के खाते थे। तो वो चीजें तब से आज तक ऐसे ही चलती आ रही है, और ये कोई डिफरेंस नहीं है, ये आ गई है दोस्तों एक सिमिलैरिटी। अदरवाइज आप डाइट डाउन कर ही नहीं सकते अगर आपको फूड का अमाउंट पता नहीं होगा आप कितना खा रहे हो। मेनली कि आपको फूड के मैक्रोस पता करने होते हैं, वो आपको समझ में आ गए, फिर आपको बस फूड को नापना होता है। तो उस तरीके से कैलोरीज काउंट होती है, लेकिन आप कितना बर्न कर रहे हो, एक एक चीज़ का हिसाब किताब वैसा कोई नहीं करता है। और आज भी वही चीज़ ऐसी ही है। अगर मान लो क्रिस बमस्टेड भी हो, वो भी यही बताते हैं कि मैं कैलोरीज कभी काउंट नहीं करता, उनको कोई ज़रूरत ही नहीं। उनको पता है जो पिछली बार उन्होंने डाइट करी थी वो उनको दोबारा से रिपीट करनी है, और चीज़ों को एलिमिनेट करते हैं, लुक टेस्ट करते हैं, लुक अच्छा आ रहा है तो सब अच्छा आ रहा है। तो वो लुक का ये गेम है बॉडी बिल्डिंग। चाहे जजेस आपको वहाँ पे जज कर रहे हो या फिर आप खुद की फोटोज निकाल करके अपने आप को जज कर रहे हो हफ्ते दर हफ्ते, तो वो सारी चीज़ें पहले भी उसी तरीके से होती थी, आज भी उसी तरीके से होती है। आज आप फोटो खींच करके अपने कोच को भेज रहे हो, वो आपका लुक टेस्ट कर रहा है। पहले यही फोटोज एथलीट्स खुद से निकलवाते थे, उनके नेगेटिव्स को फोटोज में कन्वर्ट करवाते थे और फिर अपने उन फोटोज को खुद देखते थे। तो ये मैंने आपको एक फर्क बताया आर्नोल्ड में और आज के एथलीट्स में, जो एक फर्क है भी नहीं अगर देखा जाए, क्योंकि प्रोसीजर सेम है। अब यहाँ पर बात करूँ मैं ऑफ सीजन की, तो ऑफ सीजन आर्नोल्ड कोई बहुत एक्सट्रीम नहीं लेते थे, और उसी के आसपास 15-20% उनका बॉडी फैट इस किस्म से चला जाता था, और वो बड़े होने की जगह उल्टा अपनी मसल्स लूज़ कर दिया करते थे, फैट गेन कर लिया करते थे। तो वही 240s के अगर स्टेज वेट पे है तो 255 इस किस्म के ऑफ सीजन पे वो रहते थे, जिसमें कि मसल्स कम होती थी उन पे और फैट ज़्यादा, और उसके बाद उन पुरानी मसल्स को वापस रिगेन करके स्टेज पे उतर जाते थे। इस चीज़ को अगर मैं आज कंपेयर करता हूँ बॉडी बिल्डर्स से, आपको अजीब लगेगा सुन के, पर आज भी कुछ ऐसा ही होता है। देखो, आपने आर्नोल्ड को देखा और आज के एक ग्रो होते हुए एथलीट से कंपेयर करा, और आप ये कंपेयर कर रहे हो कि आज तो एथलीट ऐसा नहीं कर रहा, वो तो ऑफ सीजन में दबा करके अपना साइज इंक्रीज कर रहा है, जैसे निक वॉकर हो गया या कोई भी एथलीट सैमसन दौदा हो गए। और बिल्कुल सही बात है, ये लोग फूड पे भी बहुत ज़्यादा है और ड्रग्स पे भी बहुत ज़्यादा है, ऑफ सीजन के दौरान अच्छा खासा गेन कर रहे हैं मतलब। पर गलत है कंपैरिजन। आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर एक मिस्टर ओलंपिया थे 1970 में भी, और अगर उनको कंपेयर करना है तो आप कंपेयर करो फिल हीथ से, ठीक है ना, या जे कटलर जैसे एथलीट से। फिल हीथ की बात अगर मैं करता हूँ तो फिल हीथ ने कोई 2011 से 2016 तक ट्रिमेंडस साइज इंक्रीज नहीं किया, वो 240s की रेंज में ही खेलते रहे, क्योंकि उनको पता था मेरा एक ही लुक है, इसी के आसपास मेरे को रहना है, इसी से मैं हरा दूंगा सारे एथलीट्स को। तो वही चीज़ श्वार्ज़नेगर ने भी करी, जो उनका एक लुक था 240 LBS पे वो रहते थे, 6 फीट 1 इंच के डेफिनेटली, आज फिल हीथ 5'9" के थे, लेकिन उस टाइम के हिसाब से श्वार्ज़नेगर बहुत ज़्यादा अच्छे दिख रहे थे और कंप्लीट थे अपने दौर के हिसाब से।
तो इसलिए उनको ज़रूरत ही नहीं थी एक हैवी ऑफ सीजन लगा के 300 पाउंड्स तक जाने की। अब यहाँ पर अगर मैं आज के मिस्टर ओलंपिया से बिल्कुल अभी के से कंपेयर कर लूँ, फॉर एग्जांपल बिग रैमी से, हार्डी से भी कर सकता हूँ बट अभी बिग रैमी से कर रहा हूँ। वो 300 पाउंड्स के आते थे पहले भी 2015 में भी, आज भी उसी पे, बल्कि 2015 में तो 315 पाउंड्स पे वो आए थे स्टेज पे, अब तो खैर 302, 303, 305 पाउंड्स पे आते हैं। तो आप समझो कि अप्रोच तो वही है। अगर आपको लगता है आप कंप्लीट हो, आप इनफ हो बाकी एथलीट्स के लिए, तो आपको ज़्यादा ड्रास्टिक डिफरेंस आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है। ना आर्नोल्ड ने किए, ना बिग रैमी ने, ना फिल हीथ ने। लेकिन हाँ, साइज़ ज़रूर बड़ा है। आर्नोल्ड का एक अलग साइज़ था उस ज़माने के हिसाब से, आज के स्टैंडर्ड्स अलग है, फ़र्क आया स्टैंडर्ड्स में, अप्रोच वही है। तो यही मैं आपको समझाना चाहता था। हाँ, कुछ ऐसे एक्सेप्शनल एग्जांपल्स हैं हमारे बीच में, जैसे कि रॉनी कोलमैन, डोरिन येट्स, जो कि मिस्टर ओलंपिया बनने के बाद भी एकदम बहुत तेज़ी से बढ़ते चले गए थे और 40-40 पाउंड्स का उन्होंने एक मसल जंप, एक मसल गेन किया था। वो उन्होंने किया था, सब नहीं करते हैं। वही लोग मसल गेन करते हैं जो एक्चुअली में चेजर्स हैं, जिनको अपने लुक्स पे काम करना है, बेहतर करना है, जजेस की नज़रों में अपने आप को अच्छा प्लेस करवाना है। लेकिन ये रेयरली होता है कि कोई मिस्टर ओलंपिया लगातार इंप्रूवमेंट करता चला जाता है। हार्डी शूपन को देख लो, ऐसे ही दिखते हैं ऑलमोस्ट। डेक्स्टर जैक्सन, फिल हीथ, जे कटलर, ये सब लोग एक जैसे ही दिखे हैं। इन्होंने कोई ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट्स नहीं दिखाए साल भर साल। एक बहुत लंबे स्पैन में तो आ ही जाता है, 10 साल तक आप खेल रहे हो तो बॉडी पूरी बदल ही जाती है। वो तो एक नेचुरल डिफरेंस है, हर एक इंसान की बॉडी में झलकता है, पर वैसा डिफरेंस एक मिस्टर ओलंपिया नहीं दिखाता। तो यही चीज़ दोस्तों हमेशा से चलती आ रही है। आर्नोल्ड भी इसीलिए कोई मेजर चेंज नहीं करते थे ऑफ सीजन में। हाँ, एक डिफरेंस आप ये देखोगे कि ऐसे जैसे कि ना, मान लो आर्नोल्ड अगर 240s में आ रहे हैं स्टेज पे, तो वो ऑफ सीजन में बल्कि कभी कभी घट भी जाते थे, वो 230s पे भी चले जाया करते थे। जैसे मैंने अभी बताया 255 पे रहते थे, बट वो सर्टेन ईयर्स ऐसे होते थे जिसमें 230s पे चले गए, मतलब पूरी मसल लॉस कर दी। और कुछ ईयर्स तो ऐसे थे जिसमें 210 पे चले गए थे। ये 1975 की बात कर रहा हूँ, जब स्टे हंग्री मूवी वो कर रहे थे, और उसके बाद में दोबारा से उन्होंने मसल गेन करी, क्योंकि उन लोगों को एक्चुअली में कोई ज़्यादा टेंशन नहीं होती थी अपनी मसल्स को लूज़ कर देने में, क्योंकि वापस से मसल गेन करके आ जाएंगे और उनको वैसे भी कोई नहीं हरा पाएगा, तो एक्स्ट्रा तो उनको पुट करनी ही नहीं है। और लूज़ मसल्स वो इसलिए कर दिया करते थे क्योंकि हर वक्त ऐसा नहीं था कि हैवी ड्रग्स पे वो लोग रिलाई करते थे। जैसे आज एक बॉडी बिल्डर मान लो ऑफ सीजन में है, कोई रेनिंग चैंप है, वो तब भी बहुत ज़्यादा मसल्स कैरी कर रहा है, वो एकदम इतनी लूज़ नहीं करेगा। फिल हीथ अपनी 240s की मसल्स को लूज़ करके कभी 200 पाउंड्स भी नहीं गए जब वो रेनिंग चैंप थे। तो वो नहीं हो सकता क्योंकि उनके पास इतनी सारी मसल्स है, प्रिजर्व तो करनी पड़ेगी। और वो इतना फ्री माइंड भी नहीं बैठ सकता आज का बॉडी बिल्डर कि मैं तो अनडिफीटेबल हूँ, मुझे तो कोई हरा ही नहीं पाएगा, तो चलो मसल लूज़ कर देते हैं। ये आज हो नहीं सकता। पहले के बॉडी बिल्डर्स लूज़ कर दिया करते थे। यहाँ पर ये फ़र्क आ रहा है, ये बिल्कुल मैं आपको पिन पॉइंट एक फ़र्क बता रहा हूँ। और ऑफ सीजन अगर मील्स की बात करूँ, बिकॉज हम ये डाइट की वीडियो बना रहे हैं, तो इसमें आर्नोल्ड कुछ भी खाते थे। कोई एकदम हैवीली उनको 8-8 मील्स, 6-6 मील्स भी खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, बिकॉज वो कोई मसल्स ही मेंटेन नहीं करना चाह रहे हैं, तो एकदम हैवीली प्रोटीन डिपेंडेंट भी नहीं होते थे। मन करा भर के चीज़ खा ली, मन करा एग वाइट्स खा लिए, होल एग्स खा लिए, जो मन करता था वो लोग वो खाते थे। और खाने के मामले में ये लोग उतने ज़्यादा डिसिप्लिन नहीं थे, लेकिन ट्रेनिंग के मामले में ये लोग बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन थे। ये लोग ट्रेनिंग फोकस्ड ज़्यादा थे। इनका जिम मिस नहीं होना चाहिए, भले इनका मील मिस हो जाए। आज का बॉडी बिल्डर क्या है, जिम नहीं जाएगा एक बारी को, अगर ओलंपिया खत्म हो गया 3 महीने तक जिम की शक्ल नहीं देखेगा। ऐसे भी कुछ एग्जांपल्स हैं। लेकिन और ये मिस्टर ओलंपियस की बात कर रहा हूँ, लेकिन मील्स उनके ऑन पॉइंट होते हैं। ओलंपिया के बाद थोड़ा बहुत तो चलता ही है इधर उधर का, लेकिन बहुत थोड़े टाइम के लिए आज का बॉडी बिल्डर है आउट ऑफ कंट्रोल जाता है, आउट ऑफ डिसिप्लिन जाता है। उसके बाद फिर वो वापस से अपना ऑफ सीजन में आ जाता है, क्योंकि वो ऑफ सीजन नहीं, वो एक है ग्रोथ सीजन। आज डेफिनेशन मायने ही बदल गए हैं। अब ऑफ सीजन में आर्नोल्ड डर्टी कैलोरीज इंजेस्ट कर लिया करते थे, कुछ भी चलता था इनको। आज का बॉडी बिल्डर नहीं कर सकता ऐसा, क्योंकि आर्नोल्ड और सारे पुराने बॉडी बिल्डर्स ये लोग ना बहुत ज़्यादा नेचुरल होते थे, ना के बराबर या चलती ही नहीं थी ड्रग्स इनकी। आज बॉडी बिल्डर की ड्रग चलती है, ऑफ सीजन के अंदर चलती है। पहले तो वो टीआरटी पे रहता है, हल्की हल्की ड्रग्स पे, उसके बाद फिर उसको फुल ड्रग्स पे जाना होता है जब वो अच्छी खासी ग्रोथ करता है। और इसके लिए इसीलिए उसको क्लीन चलना पड़ता है, मतलब साफ कैलोरीज लेनी पड़ती हैं ऑफ सीजन में भी और ऑन सीजन में भी। तो आज का बॉडी बिल्डर ना मच क्लीनर डाइट पे है पूरे 12 महीने एज कम्पेयर टू श्वार्ज़नेगर। और इसीलिए आप देखोगे बिग रैमी आपको आज मोटे नहीं दिखेंगे ऑफ सीजन में, बहुत ही वो लीन रहते हैं उस टाइम पे भी अपने हिसाब से। हालांकि होने को तो 340 पे रहते हैं, पर वो 340 पे भी तो लीन रहते हैं ना। निक वॉकर भी लीन रहते हैं, हार्डी शूपन भी आपको लीन दिख जाएंगे। तो आज एथलीट्स क्लीन कैलोरीज पर हैं और नपा तुला ही खा रहे हैं, फूड को मेजर करके ही खा रहे हैं। अब आपको लगेगा यार इसने मेन बात तो करी ही नहीं प्रोटीन की, ना प्रोटीन वे प्रोटीन के बारे में बात करा कि आर्नोल्ड वो लेते थे कि नहीं। तो हाँ, ये एक बात है कि आर्नोल्ड उस जमाने में वे प्रोटीन लेते थे और प्रोटीन शेक्स 2 से 3 बार ले लिया करते थे, लेकिन उस जमाने में वो एक मजाक की तरह से आप उसको समझ सकते हो, क्योंकि प्रोटीन जो था ना बहुत लो ग्रेड का, लो क्वालिटी का होता था। मतलब वो बेसिकली आप समझ लो कि एक मिल्क पाउडर था जिसके अंदर में वे प्रोटीन भी है, कैसीन प्रोटीन भी है, क्योंकि दूध से निकला है तो कैसीन भी होगा, लैक्टोज भी पड़ा हुआ है।
अब बहुत सारे लोगों को जिनको प्रॉब्लम है कैसीन प्रोटीन से या लैक्टोज इंटॉलरेंट है वो लोग, उनको भी वही लेना पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो इससे अच्छा तो ये है कि यार डाइट को ले लिया जाए। और एथलीट्स इसीलिए तब हैविली रिलाय करते थे डाइट के ऊपर, ना कि वे प्रोटीन के ऊपर। और वे जो ये टर्म है तब उतनी चलती भी नहीं थी, तब इसको बस प्रोटीन का ही नाम पता था लोगों को। वे का नाम तो आज पड़ गया है कि आज कॉन्सेंट्रेट आ रहा है, फिर और प्योर चाहिए तो उसमें आइसोलेट आ रहा है, और रिफाइंड चाहिए तो वे हाइड्रोलाइज्ड भी आ रहा है, जीरो कार्ब वाला, जो मैं वीडियोस में बातें करता हूँ। तो आज तो भर भर के चॉइसेस है हमारे पास में। लेकिन उस ज़माने में प्रोटीन इतना लो ग्रेड का होता था कि प्रेफर लोग करते थे डाइट पे ज़्यादा उसको खाना, और जो अच्छी बात भी है। लेकिन आज अगर आपको प्रॉब्लम है डाइट में किसी पर्टिकुलर फूड सोर्स से, तो आज आप अच्छे खासे आपके पास में अब ऑप्शंस हैं वे प्रोटीन यूज़ करने के। और सच में अब तो इतना आसान है कि डब्बा खोलते हैं और निकाल के सीधा खा लेते हैं। पर दिक्कत तब आती है जब हम लोगों को ट्रैवल करना होता है, और ऐसे में पूरा वो डब्बा लेकर के जाना एक बहुत बड़ी समस्या ही समझ लो। ऐसे में आ जाता है मसल ब्लेज का एक सैशे जो है बायोजाइम परफॉर्मेंस वे का, और एक सैशे में आपको वही एक स्कूप वे प्रोटीन मिलता है जो आपको 25 ग्राम प्रोटीन प्रोवाइड कर देता है 36 ग्राम की स्कूप में। तो देखा जाए तो बहुत ही ईजी है, अपने बैग में इस सैशे को डाला और ले गए सीधा, और कहीं पे भी पानी मिला उसमें घोल के इसको पी गए, तो आपकी प्रोटीन की कंजम्पशन पूरी रहेगी, इवन दो अगर आप ट्रैवल भी कर रहे हो तो। बाकी इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो है वे प्रोटीन कंसंट्रेट, वे पाउडर, कोकोआ पाउडर, और फिर उसके बाद मसल ब्लेज का अपना पेटेंटेड एंजाइम जो इसके एब्जॉर्प्शन को, प्रोटीन के एब्जॉर्प्शन को 50% तक और बढ़ा देता है। फिलहाल इसका लिंक मैंने नीचे डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर के इसको बाय कर सकते हो। और हाँ, मेरा कोड अप्लाई करना मत भूलना, आप चेक कर सकते हो इस प्रोडक्ट को। तो वापस से दोस्तों वीडियो पर लौटते हैं। तो हो यही रहा है कि पूरी डाइट अब तो एथलीट्स वे प्रोटीन की बना करके ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हंटर लब्राडा हो गए, अब उनकी डाइट देखो, वो भरी पड़ी है ज़्यादा करके तो प्रोटीन शेक्स हैं बजाय सॉलिड फूड के। तो आज इतना ज़्यादा आपके पास ऑप्शंस हैं जो पहले नहीं होते थे। और पहले के एथलीट्स क्या है ना, एक बहुत बड़ी चीज़ ये भी थी कि ना ज़्यादा इंटॉलरेंट नहीं होते थे वो लोग फूड सोर्सेज के मामले में, उनको बहुत सारी एलर्जीज़ नहीं होती थी, तो सब कुछ ही खा जाया करते थे वो। आज के एथलीट्स को प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, गट इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा होने लग गए हैं आज के समय में। लेकिन अच्छी बात यह है एथलीट्स के पास आज चॉइसेस भी फिर बहुत सारी है। पहले अगर प्रॉब्लम्स होती थी तो बहुत कुछ आपके पास नहीं था उन्हें उनके साथ डील करने के लिए। आज आपके पास में एक सोर्स काम नहीं कर रहा तो आप दूसरे प्रोटीन सोर्स पे जा सकते हो, पूरी की पूरी डाइट ही वे प्रोटीन शेक्स की बना सकते हो, जैसे हंटर ने बनाई। हो सकता है उनको प्रॉब्लम हो दूसरे प्रोटीन सोर्सेज से, तो इसलिए उनकी डाइट काफ़ी रिपीटेटिव टाइप है। तो आज भी बॉडी बिल्डर्स ऐसा नहीं है, सॉलिड फूड तो लेना ही उनको पड़ता है आप बॉडी बिल्डिंग अगर कर रहे हो तो। लेकिन चॉइसेस हैं, कुल मिला के मैं यहाँ पे पॉइंट रखना चाह रहा हूँ। प्रोटीन शेक्स आर्नोल्ड उस ज़माने में 2 से 3 बार दिन में पीते थे, आज बॉडी बिल्डर्स कितनी मर्जी बार चाहे पी सकते हैं। अब इसके बाद एक बहुत बड़ा फ़र्क लास्ट दोस्तों इस वीडियो में मैं एंड करना चाहता हूँ, लेकिन एक बहुत ही अच्छे पॉइंट के साथ में, और एंटरटेनिंग वाला ही एक फ़र्क रहेगा कुछ। देखो आर्नोल्ड अगर खाना भी खाते थे या ट्रेनिंग भी करते थे ना, तो वो एक ऐसी लाइन फेंक दिया करते थे आपके ऊपर कि आप उसको सुन के मोटिवेट हो जाओ। आज का एथलीट खाना दबा के खा रहा है, पर वो उसमें से कोई मोटिवेशन निकाल के आपको परोस के नहीं देने वाला है। वो अपने लिए खाना खा रहा है, अपनी बॉडी बना रहा है और उसका काम खत्म हो जा रहा है। आर्नोल्ड अपनी डाइट को लेकर एंटरटेनिंग कैसे रहते थे, जैसे कि प्रोटीन शेक हो गया, अगर उसको बना करके पी रहे हैं तो ज़बरदस्ती उन्होंने उसमें कोई अल्कोहलिक बेवरेज डाल दी या फिर बियर डाल दी। शनाप्स एक होती है उनके यहाँ पे मिलती है, उनके ऑस्ट्रिया में। तो इस चीज़ का कोई सेंस नहीं है, लेकिन एक इससे क्या हो रहा है कि एक डिबेट शुरू हो जाती है फिटनेस वर्ल्ड में कि आर्नोल्ड ने ऐसा करा। तो इस तरीके से वो चीज़ों के अंदर थोड़ा सा मसाला पेश करके दिया करते थे। और अभी एक और वीडियो में उन्होंने दिखाया पूरा अंडा उन्होंने डाल दिया विद एग शेल, और उसके अंदर उन्होंने ये कहा कि इसके अंदर क्योंकि कैल्शियम होता है, एग शेल बना ही कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, तो उससे उनको एक्स्ट्रा कैल्शियम मिलेगा, हालांकि कार्बोनेट भी मिलेगा, और आखिर में पथरी बन जाएगी अगर ज़्यादा इस तरीके से करते रहे। लेकिन वो एक मैंने बताया ना मसालेदार एक कंटेंट पेश करना जानते हैं ऑडियंस के आगे, और वो करेंगे तो लोग डिबेट भी करेंगे आर्नोल्ड ने करा तो क्या ठीक करा। उस ज़माने में 75 में बोलते थे कि मिल्क इज़ फॉर बेबीज़, तो वो उल्टा उन्होंने मिल्क को और फेमस कर दिया। लोगों ने उसी पे डिबेट करनी शुरू कर दी बॉडी बिल्डर्स को मिल्क पीना चाहिए कि नहीं। आर्नोल्ड ने ट्रेनिंग के लिए क्यों फेंका था कि ट्रेनिंग करते वक्त उनको बहुत अच्छा फील होता है, इनफैक्ट वो ऑर्गेजमिक फील करते हैं। और ये लाइन पर बहुत लंबे टाइम तक एथलीट्स ने खुद ट्राई कर करके इसको ज़रूर से फील किया है कि क्या सही में ऐसा होता है। मतलब एथलीट्स ये चीज़ें खुद ट्राई कर रहे हैं, और ये छोटे मोटे नहीं बल्कि डोरी नेट्स जैसे एथलीट्स, फिल हीथ जैसे एथलीट्स, उन्होंने इस मिथ को डिबंक किया कि नहीं, आप अगर हार्ड वर्क कर रहे हो और डोरी नेट्स की तरह से ट्रेनिंग कर रहे हो तब तो आप लाल पीले पड़ जाओगे, ऑर्गेजमिक फीलिंग नहीं आ सकती। लेकिन आर्नोल्ड ने ट्रेनिंग को भी एक एंटरटेनमेंट की तरह पेश किया लोगों के आगे, ताकि वो मोटिवेट हो जाए जिम जाने के लिए। आर्नोल्ड ने डाइट को भी इस तरीके से फेमस कर दिया। तो आर्नोल्ड की इंस्पिरेशन वाली चीज़ें भी आप कह सकते हो, या फिर चीज़ों को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए वो ऐसी बात बोल दिया करते थे, ये भी आप कह सकते हो। बट हाँ, जिस तरीके से उन्होंने चीज़ों को अपनाया है और जिस तरीके से लोगों को वापस से दिया है,
वो कोई नहीं कर पाया। और उन्होंने बॉडी बिल्डिंग को तब फेमस किया है जब कोई इसके बारे में बात नहीं करता था, और इसी के चलते इन्होंने फेक या फिर कैची लाइंस फेंकी लोगों के आगे। इसीलिए आर्नोल्ड का इम्पैक्ट सबसे बड़ा है। उनको देख करके जितने लोग इंस्पायर हुए हैं और बॉडी बिल्डर बने हैं, उतने ज्यादा इंस्पायर लोग और किसी एथलीट से नहीं हुए। तो ये सारी चीजें थी जो मैं इनके बारे में बताना चाहता था। हालांकि वीडियो डाइट के ऊपर थी, लेकिन मैं फिर भी इधर उधर की फालतू बातें थोड़ी कर ही देता हूँ, इसीलिए वीडियो भी इतनी लंबी लंबी खिंच जाती है। सोचा तो ये था कि सिर्फ 10 मिनट की वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आपने देखा पहला पार्ट भी बन गया, दूसरा पार्ट भी इतना लंबा बन गया, तो ऐसा हो रहा है। खैर दोस्तों, यही था आज इस वीडियो में। आप बताओ आपको ये लगी कैसी। अब मैं कुछ टाइम छोटी वीडियोस लाने वाला हूँ। ऐसा मैंने एक प्लान करा है कि 3-4 मिनट की वीडियोस, इन्फॉर्मेटिव बट स्पाइसी। तो आप लोग देखना चाहोगे उन वीडियोस को। बाकी एक पोल क्रिएट करूंगा अलग से, तो उसमें भी आप बताना, उससे और मुझे क्लैरिटी रहेगी। और हाँ, मसल ब्लेस की साइट पे जाके वो बायोजाइम परफॉर्मेंस वे को ज़रूर चेक करना। बस अब मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, शुक्रिया।